वेलकम बैक नाज़रीन, अपने इस ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपसे खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अयाज असलम, समीना वकार हमारे साथ मौजूद हैं और आज जुमातुल मुबारक भी है और उसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक की आमद आबद है। तो हम अपने इस ट्रांसमिशन में एक तरफ जहां कोरोना वायरस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद के महीने में किस कदर ये अहम हो गया है कि हम इस मोहलिक वबा के दौरान अपने बहन भाइयों की मदद करें और अपनी जो इबादत का एहतराम करें, उसी पर हम आज बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल। नूरुल हक कादरी साहब वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरे ख्याल से उनसे डायरेक्टली इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात जो हैं वो ले लेते हैं। थैंक यू सो मच नूरुल हक कादरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सर ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक की आपको भी मुबारकबाद देंगे, कल से रमज़ान शुरू हो जाएगा। बहैसियत एक मुसलमान, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश है कि वो मसाजिद में जाए और तमाम इबादत का जो एहतराम है और एहतमाम है वो करे, लेकिन इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है उसको भी सामने मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने और जो सबने बैठ के कैबिनेट ने जो एक फैसला किया उलमाए कराम की मशावरत के साथ कि ठीक है इजाज़त तो मिल गई है, लेकिन कुछ SOPs हैं, उन SOPs को फॉलो करना या उनको फॉलो करवाना क्या समझते हैं आप किस कदर आसान और सहल होगा? हमें खुद अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल होना चाहिए, लेकिन सम टाइम ऐसा नहीं हो पाता, उसके लिए क्या किया जाएगा, क्या इक़दाम किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके साथ जो लोग बैठे हैं सबको शुक्रिया, सबको सलाम और एहतराम। और अल्लाह ताला मुबारक करे रमज़ान मुबारक को पाकिस्तानियों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम आलम इंसानियत के लिए, और अल्लाह करे कि इसके तफेल ये जो बला और वबा है टल जाए। जिस तरह SOPs मुतय्यन किए गए हैं, ये काफ़ी मशावरत के बाद सूबाई हुकूमतों के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, और ये SOPs बिल्कुल जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हेल्थ के हवाले से, कोरोना वायरस के एहतियाती तदाबीर के हवाले से बिल्कुल उसके मुताबिक है। इस पर अमल दरामद कितना होता है कितना नहीं होता, चूंकि बहैसियत एक मुसलमान रियासत के पाकिस्तान की हुकूमत जबरदस्ती लोगों को मस्जिदों से नहीं रोक सकती, और इसके लिए फोर्सेस का इस्तेमाल भी मुनासिब ख्याल नहीं किया गया। तो इसका एक ही तरीका है कि उलमा अपने तौर पर, हुकूमत अपनी तौर पर, जो भी ओपिनियन मेकर है अपने तौर पर लोगों को तरगीब दें कि इबादत और तरावीह और जो भी सिलसिला है रमज़ान मुबारक का वो अपने घरों पे करे, लेकिन अगर कोई जाना चाहता है तो इन SOPs और मशरूत तरीके से जा सकता है। अमल दरामद नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है, और अगर संजीदगी से और एक इरादे के साथ इस पर अमल पैरा होने की कोशिश की जाए तो हो सकता है इसमें मसाजिद की अइम्मा खुतबा का, उलमाए किराम का, मसाजिद की जो कमेटीज हैं उनका, सबका एक अहम रोल और किरदार हो सकता है। और अगर हम इन SOPs पर कामयाब हो गए अमल पैरा होने में रमज़ान मुबारक में, तो शायद हमारी जो बाकी जिंदगी की उमूर है, मामलात है, उसमें भी ये SOPs वहाँ पर भी अप्लाई होने चाहिए और वहाँ पे भी अप्लाई हो सकेंगे। ठीक सर, एक चीज़ और बताइएगा नूरुल हक कादरी साहब, जिस तरह के तमाम एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स का जिन लोगों का आपने जिक्र किया, तमाम वो उन्होंने एक तो ये हो गई SOPs मसाजिद और इमाम बारगाहें जहां इबादत के लिए लोग जाएंगे उस हवाले से, दूसरा ये कि जो बात की जा रही है कि 15 मई तक शायद हमें ज़्यादा मोहतात होने की, अगले जो 2 से 3 हफ्ते हैं, 4 हफ्ते, उसमें ज़्यादा हमें मोहतात होना है, चूँकि रमज़ानुल मुबारक भी है, इबादतों का सिलसिला भी होगा, साथ में हमें मोहतात भी रहना है, ये भी देखना है कि कहीं खुदा ना खास्ता सूरत हाल ज़्यादा वर्स ना हो जाए। तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल्स में क्या तैयारी है, हम लोगों ने क्या उसके लिए कुछ वो करके रखा है कि कहाँ ज़्यादा जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनकी कैटेगरीज बना के किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए हम तैयार हैं? जी, ऐसा है कि ये एक फितरत का और कुदरत का, अगर कोई कहे कि मैं पूरे उसके मुकाबले के लिए तैयार हूँ, ये कहना बहुत मुश्किल होगा। अमेरिका जैसा, जिसको आम इस्तिलाह में सुपर पावर कहा जाता है, और एक बहुत बड़ी वसाइल और तमाम टेक्नोलॉजी और साइंस का हामिल मुल्क है, तो उसका जो हेल्थ सिस्टम है वो जवाब दे रहा है इस मामले में।
यूरोप को हमने देखा, चाइना को हमने देखा। पाकिस्तान ने अपने वसाइल, महदूद वसाइल के मुताबिक भरपूर तैयारी की है। अल्लाह करे कि उस वर्स्ट सिचुएशन की तरफ और एक बहुत बुरे अंजाम और सूरत हाल की तरफ हम न चले। इंशाल्लाह जिस रेशो से ये बढ़ रहा है अभी तक, या जो आदाद और फिगर्स हैं, इस हवाले से मई में इंशाल्लाह ताला कोई ऐसी नागुज़ीर किस्म की कैफियत और सूरत हाल नहीं होगी, और उस हवाले से तमाम चीजें तैयार हैं। अच्छा, नूरुल हक कादरी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए दो चीज़ें जो कि मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा फरमा दीजिए। एक तो ये कि मसाजिद में जिस तरह से कहा गया है कि सफ़ों के दरमियान सफ़बंदी में एक गैप रखा जाएगा जिसमें नमाजी नमाज अदा करेंगे और उसके साथ साथ मास्क का भी इस्तेमाल करेंगे, शरई एतबार से क्या हुक्म है? क्योंकि लोगों के जहन में ये सवाल है, क्योंकि आपने उलमा के साथ तो इत्तफाक कर लिया, लेकिन बहुत से लोग इससे नावाकिफ़ हैं अभी तक कि क्या वाकई ही नमाजें ऐसे अदा की जा सकती हैं कि आप सफों के दरमियान, क्योंकि हुक्म तो ये है कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ जाए, लेकिन अभी जो एसओपीज हम देख रहे हैं उसमें ये कहा गया कि आप एटलीस्ट जो है वो गैप रखें सफों के दरमियान। तो जरा इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा हमारे नाज़रीन को। जी, जिस मीटिंग का मैं जिक्र कर रहा हूँ या उलमा के साथ मशावरत का, इसमें तकरीबन 70-80 तमाम मकातब फ़िक्र के लीडिंग रोल वाले उलमा जिनकी बात सुनी जाती है, जिनकी फतवा अपने मकतब फ़िक्र में इंतहाई मौसर है, जिसके बारे में वो कहते हैं कि हमारे सोच या फिक्र या मसलक की अथॉरिटीज हैं, उन लोगों को बिठा के हमने ये कहा हुआ है। और उन्होंने इस पे कहा कि नागुज़ीर हालात में जिस तरह के अभी हम एक मुश्किल सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, कुछ चीज़ों पे आप फ़िक़ी तौर पर, शरई तौर पर और फितवा के तौर पर आप नरमी और रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ये उनकी आरा के बिल्कुल, उलमा की आरा के बिल्कुल मुताबिक है। बल्कि उन्होंने तो कल मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने और तकी उस्मानी साहब ने ये भी फतवा जारी किया है कि अगर एक मस्जिद में एक जुमा की नमाज में बहुत ज्यादा लोग जमा हो पाते हैं तो वो एक ही दिन, जुमा का दिन, वो नमाज 2 दफा पढ़ सकते हैं ताकि लोगों का इज्तिमा कम हो जाए। मसलन 1 बजे पढ़े, फिर 2 बजे पढ़े, एक मुनासिब गैप के साथ। हालांकि इसकी शरीयत में कहीं गुंजाइश नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर ये फतवा दिया गया है, तो इस वजह से उन्होंने कहा हुआ है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में मैं चाहूँगा अगर कोई ऐसी मिसाल आप हमारे साथ शेयर कर सकें कि जिससे ये नज़र आ रहा हो कि शरई एतबार से ये चीज़ें हमें नहीं नज़र आती, लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी के दौरान ऐसा अमल जो है वो करके दिखाया, या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के दौरे मुबारक में ऐसी कोई मिसाल हो? जी, आप यानी इस हवाले से बहुत सारी मिसालें हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी मुबारक में, अपनी उसवे हसना में, और फिर सहाबा किराम की उसमें खुलफाए राशिदीन के ज़माने में। मैं 1-2 मिसालें आपके नाजरीन और सामीन के लिए गुजारिश करूंगा कि देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के वक़्त हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खुद फरमाया कि आप लोग ऐलान करें लोगों को अजान के फौरन बाद कि सल्लू फी रिहालिकुम, अपने घरों में नमाज पढ़े, मस्जिद आने की कोशिश न करें। अजान बुलाई जाती है जमात की, लेकिन उस अजान में कहा गया कि आपके लिए ये अजान सिर्फ मस्जिद के अंदर के लोगों के लिए, घरों से आने की कोशिश न करें, क्योंकि बारिश में तकलीफ है, जहमत है, गिरने का या जख्मी होने का खतरा है। यहाँ तो मौत के खतरात है, तो इस हवाले से कोई खुसूसी अहकाम जारी किए जा सकते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने के बारे में आया है कि उसने एक वक़्त एक इलाके में कहत था, कहत के उस ज़माने में उन्होंने जो चोर की हाथ काटने का इस्लामी और कुरानी सज़ा है उसमें तखफीफ कर दी कि उन्होंने कहा कि कहत है और हर तरफ भूख इफलास है, तो जो कुछ चोरी कर किसी ने कर दी है खुदा न खास्ता तो उसकी मजबूरी होगी, मजबूरी के आलम में वो हद और हुक्म नाफिज नहीं होता। इस तरह के बहुत सारे मिसालें हैं जो कि उसमें बाज़ चीज़ों में, मुतय्यन चीज़ों में, हतमी चीज़ों में
اس میں نرمی اور ریلیکسیشن کیا گیا ہے. اور ہمارا دین رحمتوں کا دین ہے, آسانیوں کا دین ہے, اس میں بہت ساری سہولیات موجود ہیں. حضور نے فرمایا ہے اپنے صحابہ کرام کو کہ بشروا ولا تنفروا, آپ لوگوں کو بشارت دیں اور نفرت نہ پھیلائے. یسروا ولا تعسروا, لوگوں کو آسانیاں دے اور سختیوں میں مبتلا نہ کرے. صحیح. ایک تو یہ بہت زبردست آپ نے بہت ساری چیزوں کا احاطہ کیا, اور میرے خیال سے بحیثیت ایک مسلمان ہم سب کو ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. ظاہر ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی تمام فرمودات جو انہوں نے دیے ہیں. ایک چیز جو خاص طور پہ اسوہ حسنہ کے حوالے سے ہمیشہ ہمیں سننے کو ملی ہے اپنے بھائی کی مدد کرنے کا, اور خصوصاً یہ جو مہینہ ہے ماہ رمضان اور مبارک جو ہے, اس میں تو بالکل آپ ایک جس طرح سے کہ آپ عبادت کرتے ہیں, خود آپ سحر افطار کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, تو اپنے ان بہن بھائیوں کا کہ جن کے وسائل نہیں ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا, اور جو پرائم منسٹر نے ایک یہ جو فنڈ نیا کھولا ہے جس حوالے سے کہ تمام مخیر حضرات سے انہوں نے اپیل بھی کی ہے کہ وہ اس کے اندر اپنے عطیات اور صدقات جتنے ہیں وہ جمع کروائیں تاکہ لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے. تھوڑا اس حوالے سے اپڈیٹ کیجئے گا کہ کیا اس میں لوگ کل جس طرح سے بڑا پازیٹیو ایک سامنے آیا کہ پرائم منسٹر نے جب خود یہ ٹیلیتھون کی تو بہت خطیر رقم اس میں لوگوں نے جمع کروائی, کیا مزید بھی اس میں کچھ اپڈیٹ ہے, لوگ اس پر توجہ دے رہے ہیں اسی طرح سے؟ جی, پرائم منسٹر صاحب نے اس دن علماء کو بھی کہا کہ آپ اپنے طور پر اپنی مساجد کے ذریعے, اپنے ممبر و محراب کے ذریعے سے لوگوں کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرے اور یہ بتائیں کہ ہمارا دین جو ہے لوگوں کے ساتھ ایسے حالات میں جب اس طرح کی بلا آفت اور وبا ہو اور روزگار معطل ہو, معیشت معطل ہو, لوگ گھروں پہ بیٹھے ہوں, تو اپنے ارد گرد محتاجوں کو دیکھے, ضرورت مند کو دیکھے اور ان کے ساتھ لوگوں کو ترغیب دے کے ان کی مدد کی جائے. اور خاص کر بطور خاص جو شہر رمضان ہے, اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے ماہ مواسات, یعنی یہ لوگوں کے ساتھ نیکی, بلائی اور خیر پہنچانے کا مہینہ ہے. اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے, حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخی تھے, لیکن آپ کی سخاوت جب رمضان آتا تھا تو ایسے سخاوت فرماتے تھے جیسے کوئی تیز آندھی چلتی ہو, اس طرح آپ کے ہاتھ کھل جاتے تھے اور سخاوت فرماتے تھے. تو جس کی جتنی استطاعت اور بساط ہے اس کو کرنا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک کمپین لانچ کیا ہے, اور اس ملک کی جو مفلوق الحال طبقہ ہے اور غریب سے غریب ترین طبقہ ہے ان کے لیے میں اس میڈیا اور آپ کی اس گفتگو کے ذریعے سے گزارش کروں گا کہ اپنی بساط کے مطابق چاہے 50 روپے ہو, چاہے 100 روپے ہو, چاہے 1000 ہو, چاہے لاکھ ہو, جتنا جس کا ہو سکتا ہے اس میں اپنا حصہ ادا کریں. ٹھیک ہے نور قادر صاحب, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا تھوڑا سا اس میں اگر یہ بھی آپ ایڈ کر سکیں کہ اس دفعہ جس طرح سمینہ اس سے پہلے بات کر رہی تھی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو رمضان المبارک میں عمرے کی نیت سے حرم شریف میں اپنا وقت گزارتے تھے, مسجد نبوی میں وہ جاتے تھے, لیکن ظاہر ہے اب سچویشن کی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہے ہیں اور وہی اماؤنٹ ان کے پاس بہت زیادہ بچ چکی ہے. تو کیا وہ جو اماؤنٹ ہمارے پاس بچ گئی ہے, ہمارے وہ لوگ جو وہاں نہیں جا سکے, اگر وہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے اس کرونا ریلیف فنڈ میں جمع کروا دیتے ہیں تو کیا ان کو وہ ثواب مل سکتا ہے جس نیت سے انہوں نے وہ پیسے رکھے ہوئے تھے؟ بالکل, اس سے زیادہ ثواب ملے گا. اور ان حالات میں اگر وہ عمرہ نہیں کر پائے تو میرے خیال میں یہ ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے. اور باقی آپ کے اطلاع کے لیے عرض کروں کہ اینڈ آف رمضان تک اس سال جو ہمارا اندازہ تھا, اینڈ آف رمضان تک تقریباً 20 لاکھ پاکستانیوں نے عمرے پہ جانا تھا. یہ 2 مہینے وہ لوگ نہیں جا سکے اور اوسطاً خرچہ پاکستانی کا عمرے پہ 2.5 سے 3 لاکھ ہے. بعض لوگ کو بہت زیادہ خرچہ کرتے, بعض کم کرتے, لیکن اوسطاً 2.5-3 لاکھ کا خرچہ ہے. اب اگر یہ سارے پیسے مل جاتے ہیں, 20 لاکھ اور 2.5-3 لاکھ کا آپ کیلکولیٹر اٹھائیں تو
وہ بہت بڑی مدد ہو سکتی ہے. جی ملینز میں جائے گا یہ بالکل. اچھا آخر میں ایک چیز آپ سے میں جاننا چاہوں گا پیر صاحب آپ کی موجودگی میں، یہ فرما دیجئے گا کہ اب ہم نے یہ روایت پڑھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل جو ہے ساری انسانیت کا قتل ہے. اب اگر آپ کو کچھ ایسے سمٹمز موجود ہیں اور آپ جس طرح ایس او پیز میں یہ کہا گیا کہ 50 سال سے زائد عمر کے لوگ جو ہیں وہ نمازیں گھروں میں پڑھیں گے، اور جن کو اس طرح کی علامات ہیں کرونا کے حوالے سے جو بار بار بتائے جا رہے ہیں وہ مسجد نہ جائیں، وہ گھروں میں رکیں، لیکن آپ اس کے باوجود یہ اعتقاد کر کے چلے جاتے ہیں مسجد کے اندر کہ نہیں ہم اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، اور آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا متاثر ہوتا ہے خدا نخواستہ اور اس کی وفات ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، تو کیا شرعی اعتبار سے اس شخص پر کہ جس کو یہ مرض لاحق تھا وہ مسجد گیا ہے، اس کی وجہ سے کسی دوسرے کی موت ہو گئی ہے، کیا ذمہ داری واجب ہوگی اس پہ؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کسی کی جان کی پرواہ کیے بغیر اس طرح کے ایک توکل، یہ بالکل شریعت اس طرح کی توکل کی یا اللہ تعالیٰ پہ اس طرح کی اعتماد کی اجازت نہیں دی تھی. اعتماد اللہ تعالیٰ پہ مومن کا شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ مومن کی ایمان کا حصہ ہے. لیکن اگر ایسے حالات ہو تو شریعت کا حکم یہ بھی ہے کہ دوسرے کو بھی ضرر نہ پہنچا اور خود بھی کہیں سے ضرر نہ لو. یہ ایسا ہوگا جیسے کوئی دوسرے کو قتل کرتا یا خدا نخواستہ خودکشی کا مرتکب ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی. ہمیں بہت ساری چیزوں کی آگاہی ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بھی پہنچی جو چونکہ ظاہر ہے حکومت وقت کی ایک ذمہ دار شخصیت اور پھر دوسرا مذہبی امور کے وزارت بھی ان کے پاس ہے. سو اس حوالے سے جتنے کام ہیں جتنے احکامات ہیں بحیثیت ایک مسلمان بہت سارے احکامات کا ہمیں خود پتہ ہے، پھر ہم کیوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے وہی احکامات ہمارے اوپر زبردستی طریقے سے ہمیں ادا کرنے کے لیے کہا جائے. ہم خود ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے اپنی ان ذمہ داریوں کو اور ان احکامات کو ماننے کے لیے کیوں نہیں تیار ہوتے؟ کیوں نہیں ہم یہ سوچتے کہ ٹھیک ہے ہم ضرور ہر ایک کی توکل جو ہے وہ اس پروردگار کی ذات پہ، اس توکل کر کے آپ چلے تو جائیں گے. یقیناً آپ کا دل مانتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے آپ امام بارگاہ میں جائیں، آپ مساجد میں جائیں، آپ وہاں جا کے اپنی عبادات کو کمپلیٹ کریں، لیکن خدا را بہت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی قلم سے بھی کہتے ہیں کسی کو نقصان پہنچے تو اس کی آپ کو معافی نہیں ہے. تو کوجا یہ کہ آپ کی ذات سے خدا نہ خواستہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ انفیکٹڈ ہیں اور آپ سے ڈیزیز کسی اور کو لگ جاتی ہے اور وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو کے اس دنیا سے چلا جاتا تو بہت بڑا ایک آپ اپنے کندھوں پہ بہت بھاری جو ہے وہ بوجھ لے کے اس دنیا سے جائیں گے. یقیناً جانا تو ایک نہ ایک دن آپ نے، ہم نے، سب نے ہے. سو ہمیں یہ بہت ساری چیزوں کا ان ایس او پیز کا خیال بھی رکھنا چاہیے. اور اسی پر ایک میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا سمینہ، اور اس پر مجھے ایک روایت بھی یاد آتی ہے جس کا مفہوم اللہ کے رسول یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے زبان ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہیں. تو ہمارے اوپر بہت بھاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہم اس تمام تر صورتحال میں ہم بار بار اپنی اس ٹرانسمیشن کے اندر یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ واجب ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس تمام تر صورتحال کے اندر آپ نہ صرف خود احتیاطی تدابیر اختیار کریں بلکہ آپ کے ہاتھ کان ناک سے باقی جو مسلمان ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. صحیح، بالکل. یہ تو ہو گئی بات ہم نے جو اس حوالے سے کی کہ کس طرح سے ماہ رمضان چونکہ اس کی آمد ہے تو ہمیں ساری ایس او پیز کا کس طرح سے خیال رکھنا ہے، عبادات اپنی کس طرح سے ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا صنعت کا شعبہ ہے، ہماری تاجر برادری ہے، ہمارے صنعت کار ہیں، چونکہ گورنمنٹ ان کرونا وائرس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بھی تدابیر کی جا رہی ہیں، ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی آمد ہے، کس طرح سے ریلیف دیا جائے یہ کام بھی دیکھے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ صنعت کار، تاجر برادری، ہمارا وہ تمام طبقہ کہ جو کسی بھی ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتا ہے، ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنا اور ان کے لیے کس طرح کاروبار کے اندر کاروبار کو فرینڈلی کرنا تاکہ یہ جو معیشت کا پہیہ ہے وہ بھی چلتا رہے، روزگار چلتا رہے اور لوگ بے روزگار نہ ہوں جو بے روزگار ہو کے اس وقت اس سچویشن کی وجہ سے گھروں پہ بیٹھے ہیں. فدا بٹ صنعت کار ہیں ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے، کنسٹرکشنز کے حوالے سے کی دنیا سے ان کا تعلق ہے، اس حوالے سے ان سے سوال کریں گے. تھینک یو سو مچ فدا بٹ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پرائم منسٹر نے ایک بہت زبردست پیکج کا اعلان کیا اور وہ پیکج ایک ریلیف اسی لیے دیا گیا ہے کہ تاکہ روزگار کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے. جو لوگ بے روزگار ہو کے گھروں میں بیٹھے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ باہر آئیں اور آ کے تمام تر ایس او پیز کو سامنے رکھتے ہوئے کرونا کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلتے جائیں. اس وقت کی تک کی جو صورتحال ہے کیونکہ اس کو اناؤنس کیے ہوئے کم و بیش میرے خیال سے 10 سے 12-15 دن تو ہو چکے، صورتحال کہاں ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟
बहुत शुक्रिया जी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत अच्छा प्रोग्राम था जी। इससे गरीब लोगों की काफी उम्मीदें निकल आई थी कि इंडस्ट्री जो चलेगी तो उससे जो लेबर बेचारे घरों में बैठे हुए हैं तो वो अब दोबारा आएंगे और उनको काम मिल जाएंगे और इंडस्ट्री चलेगी, कारोबार शुरू हो जाएगा। मगर उसमें चंद एक दिक्कत ये आ रही है जी कि अभी तक जो जितनी भी लेबर होती है वो दूर दराज के इलाकों से आती है, तो वो ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से अभी तक वो बेचारे अपने घरों में बैठे हुए हैं। हमें बार बार फोन कर रहे हैं कि हमें बताएं जी, हम उनको बुलवा नहीं सकते। उसकी वजह है जब तक हमारी सैनिटरी की दुकानें ना खुले और आगे काम नहीं चल सकता। एक इंडस्ट्री का पूरा एक लिंक होता है दुकानदारों के साथ जी। तो जब तक हमारी सैनिटरी की बिजनेस नहीं चलेगी, इंडस्ट्री का जो फुल फ्लैज पे है वो अभी रुका हुआ है, आधा तो चले। अब जो कंस्ट्रक्शन का भी मेरे 2 काम शुरू थे मगर उसमें भी हमें लेबर ही नहीं आ रही। कंस्ट्रक्शन का वज़ीर आज़म साहब ने बहुत अच्छा ऐलान किया था मगर लेबर आएगी तो कंस्ट्रक्शन भी चलेगी ना जी। अभी लेबर अपने घरों में बैठी हुई है। जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं जो कंस्ट्रक्शन की दुनिया से रिलेटेड हैं, उनके पास तमाम इंतजामात होते हैं, उनके पास अपनी लेबर भी होती है, उन्हें मालूम होता है, तो वो अपने ज़ाहिर काम को चलाने के लिए अगर इतना बड़ा रिलीफ दिया गया है तो ये तो कुछ खुद भी SOPs को सामने रख के इजाज़तनामा लेके कोई आपने इसके हवाले से गवर्नमेंट लेवल पे किसी से बात की कि जी हम उनको लाने के लिए क्या हमें कोई SOPs दी जाएं ताकि हम उनको मिसाल के तौर पर अगर KP में है या पंजाब में है किसी भी सूबे में है तो अपनी लेबर को ला सके? इस हवाले से कोई आप लोगों की डिस्कशन हुई है, किसी से आपने बात की? देखिए हमारी चैम्बर है, मेरा तल्लक रावलपिंडी से है जी। और मैं PVC पाइप की फिटिंग वाटर टैंक मास्टर फिट के नाम से मैं बना रहा हूँ। तो हमने हमारी चैम्बर है, चैम्बर बेचारी दिन रात कोशिश कर रही है DC से, कमिश्नर साहब से और इंतजामिया से इस सिलसिले में लगी हुई है। क्योंकि जो लेबर है, आपने सच फरमाया कि जो बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनके पास लेबर होती है मगर उनकी भी लेबर घरों में चली गई है। जब तक बाहर से लेबर नहीं आएगी, क्योंकि हमारा माल नहीं सप्लाई हो रहा, हमें पता है कि पहले हमारा काम किस तरह था। अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हम जितनी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जैसे हम PVC पाइप के मैन्युफैक्चरर्स हैं, हम हर साल हर महीने में GST जमा कराते हैं। अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं जा रहा, लेबर बेचारी घरों में बैठी हुई है। तो फिर किस तरह होगा? बिल्कुल, थैंक यू सो मच फिदा भट्ट साहब, बहुत ज़बरदस्त चीज़ की तरफ आपने इशारा किया। और यकीनन ये जिस वक्त ये पैकेज अनाउंस हुआ था और जिस तरफ थोड़ी सी मार्केट को रिलैक्स करने की बात हुई थी तो उस वक्त हमने बहुत सारे लोगों से ये बात की थी और सबसे अहम नुकता यही उठाया था क्योंकि बहुत सारी लेबर जो है वो आपकी घरों को जा चुकी है, बल्कि मेजोरिटी जा चुकी है। ज़ाहिर है यहाँ रोजगार नहीं था तो कहाँ ठहरते, कहाँ से खाते पीते, घर वालों को क्या बेचते, तो वो अपने अपने होमलैंड को वापस चले गए। उसमें ज्यादातर जो है आपके जनूबी पंजाब से दूर दराज इलाकों में, KP के रूरल एरियाज में बहुत कुछ, तो वो लोग अब वापस कैसे हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मरहला है वापसी का। जाहिर है वापस वो बसेस में आएंगे किसी भी ऐसे, तो उसके अंदर किस तरह से SOPs का ख्याल रखा जाएगा और चूंकि ट्रांसपोर्ट इस हवाले से खोली नहीं गई तो आएंगे कैसे? ये एक चीज बहुत अहम है नुकता। और ये यकीनन इस वक्त जो इस इंडस्ट्री से और इससे रिलेटेड लोग हैं उनके पास इसकी इस हवाले से कोई ना कोई मैकेनिज्म वो बना रहे होंगे। सोचा भी जा रहा है समीना, हम देख रहे हैं कि इस पे हम ऑलरेडी अगर हम बात करें तो हमाद अजहर जो है इस पे बाकायदा तौर पर ये बता चुके हैं कि हुकूमत अब ये सोच रही है कि किस तरीके से ये SOP जो है उसको बिल्ट इन किया जाए, किस तरीके से इसको नाफिज किया जाए ताकि सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सके, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब क्योंकि रमजान का महीना शुरू हो गया है तो एक चीज जो हमें देखनी है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन का काम रमजान के महीने में मैक्सिमम रुक जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। अब इन दिनों में या इस महीने में जो सबसे अहम काम है वो छोटे ताजरों का है, लाइक गारमेंट्स की शॉप है, आपकी कॉस्मेटिक्स की शॉप है और इस तरह के दीगर तमाम जो छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अहम। और अब हुकूमत ये सोच रही है कि इन लोगों को किस SOPs के तहत जो है वो खोला जाए, क्योंकि आगे एग्जैक्टली और एक नुकता मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं चूंकि मेरे जहन में फौरन आया, मैं चाहती हूँ कि वो तमाम वो हमारी अथॉरिटीज उन तक ये चीज जानी चाहिए क्योंकि पब्लिक की आवाज है जो आप और हम भी इस वक्त बैठ के कह रहे हैं उन्हीं की। जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत जबरदस्त ये तजवीज दी और ये इसलिए थी कि वो जो हमारे जो छोटा ताजर है या वो जो हमारा लेबर तबका है उनके लिए रास्ते खुले, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मुखैर जो बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक हैं उनके पास तो अल्लाह का दिया इतना होगा कि वो अपने महीने का और सालों का और कई कई सालों का रोजगार घर बैठ के भी खा सकते हैं। लेकिन वो लोग कि जिनके काम कारोबार इस सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं
उनको फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। ये भी कहा जा रहा है कि जी घरों में आपको सामान, सब्जी, खाना पीना पहुंचाया जा रहा है, तो वो भी आपको वो कंपनीज पहुंचा रही हैं जो पहले से ही बहुत अच्छे और ठीक ठाक बड़े बड़े जो आपके जितने वो हैं स्टोर्स हैं, वो लोग आपको सब्जी, खाना, दालें, फल, इवन पका हुआ फूड भी आपको दरवाजे तक आपको पहुंचा रहा है। लेकिन इससे मुतासिर तो वो गरीब जो बेचारा जिसकी परचून की दुकान है वो तो बंद है। मेरे ख्याल में इसी पर हम बात भी कर लेते हैं। नासिर सलमान साहब हमें ज्वाइन करें, पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं, इनसे इसी पे आगाज इसी पे कर लेते हैं। नासिर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अब जाहिर है रमजान का महीना शुरू हो गया है माशाल्लाह, और आपको पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। ऑलमोस्ट हम रमजान में दाखिल हो चुके हैं, मगरिब के बाद नमाज तरावी और इबादत शुरू हो जाएंगी। जानना ये चाहेंगे आपसे, हम बात ये कर रहे हैं कि जो छोटा ताजर है हमारा, लाइक गारमेंट्स की शॉप है, शूज की शॉप है, कॉस्मेटिक्स है, ये अभी तक हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से बंदिश का शिकार हैं। तो अब क्या कुछ सोचा जा रहा है, कोई SOP बना रही है पंजाब हुकूमत के इन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए? क्या किया जा सकता है, आया करेंगे भी, या कि ईद के बाद ही कुछ इस पे सोचा जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने यहाँ पर मुझे मौका दिया है कि मैं पंजाब गवर्नमेंट की आपको इस मामले में तरजीहात के मुतालिक बताऊँ। आपको पता है कि पिछले 3 से 4 दिनों में कोरोना पेशेंट्स के जो रिकॉर्डेड हमारे पास पेशेंट्स आए हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिसको हम एक्सपेक्ट पहले तो कर रहे थे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोरोना की जो वबा है, आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर इसमें जो खदशात का इजहार किया जा रहा है, ये तब ज्यादा फैलता है जब आप मेल जोल को बहुत बढ़ावा देते हैं। तो हम इसका अंदाजा कर रहे हैं कि लोगों की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो चुका है। पंजाब में लॉकडाउन को ऑलरेडी तकरीबन 1 माह हो चुका है, और जो लोग डेली वेजेस थे, जो रोजाना की बुनियादों के ऊपर काम करते थे, उन लोगों की मुश्किलात का हुकूमत को बखूबी अंदाजा है, जिसके लिए हमने एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत उनकी मदद की, और मुख्तलिफ NGO जो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आती है, हम उसके हवाले से राशन की डिस्ट्रीब्यूशन को भी यकीनी बना रहे हैं। जहां तक आपने कारोबार के हवाले से बात की है कि छोटे ताजर इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, तो मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। हमारी हुकूमत पंजाब की इस वक्त सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में सरतोड़ के इसमें कोशिशें कर रही हैं कि किस तरह से रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में हम लोगों को वो रिलीफ दे सकें जिसमें कोरोना के हवाले से जो खदशात हैं हुकूमत को, या जो PM ने भी अभी बात की है कि हमें इस सिलसिले के अंदर आप दें, ये फैसिलिटी दें कि लोगों को घरों पे ज्यादा जो बैठने के हवाले से उनको इस तरह की तरजीहात उनमें शामिल होनी चाहिए। आपको पता है कि इमरान खान साहब इस मामले में बारहा ये खदशात का इजहार कर चुके हैं कि पाकिस्तान को कोरोना के साथ साथ इकोनॉमिकल यानी कि ऐसी सिचुएशन का सामना है कि हमें इस हवाले से लोगों की मुश्किलात और उनकी जो उनके ऊपर जो मसाइब हैं उनको भी सामने रखना होगा। इसके हवाले से हमारी हुकूमत ने ये तय किया है कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को हम खोलेंगे, लेकिन इसके हवाले से हम SOP तैयार कर रहे हैं, और इसमें हम सबसे पहले अवाम के फायदे को सामने रखेंगे। लेकिन जैसे ही आपको मैं पहले बता चुका हूं कि हुकूमत के पेश नजर ये भी है कि कोरोना वायरस के हवाले से जो खदशात हैं सोशलाइजेशन से, उनको सामने रखते हुए हम किसी की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से हमें अभी तक हम इस नतीजे पे पहुंचने में और लोगों को ये बताने के हवाले से तजावीज़ को जो हम मुरतब कर रहे हैं वो बता नहीं सकते कि इस हवाले से फाइनल हम आप लोगों के कारोबार के हवाले से किन सिफारिशात को सामने लेके आएंगे। सही, ये बताइएगा, जैसे अभी इन्होंने भी ये कहा मेरे साथी एंकर ने भी कि किसी भी हवाले से ज़ाहिर भी रमज़ान मुबारक आ गया है, तो खुसूसन अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम कहते हैं तो वो तो स्लो है। अभी आपसे पहले एक कॉन्ट्रैक्टर साहब थे, उनसे हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि जी सबसे ज़्यादा उनको मुश्किलात ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने एक पैकेज का ऐलान किया है जो बहुत अच्छी बात है, और उन जिन लोगों की वजह से ख़ास तौर पे किया गया है
वो लेबर तो एक जगह से जहां वो अपने घरों को जा चुके वो अभी तक मूव करके आ ही नहीं सकती। इसके लिए जितने भी जिम्मेदारान थे उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि इसके ऊपर सोच विचार हो रही है कि लेबर को किस तरह लाया जाए। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये कि अगर हम छोटी दुकानें, छोटे बाजार और ये सारी चीज़ें, जाहिर है हमने कोरोना को भी सामने रखना, नहीं उस तरह से खोला जा सकता, स्मार्ट लॉकडाउन है, लेकिन क्या ये तो स्मार्ट लॉकडाउन में भी अभी जो सूरत हाल है उसमें वो लोग ज्यादा मुस्तफीद हो रहे हैं जो पहले से ही एक अच्छी पोजीशन का ताजर है। जाहिर है उसके पास एक बड़ा स्टोर है तो उसके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको डोर बेल के ऊपर जाके आपको चीजें सामान पहुंचा देंगे, लेकिन एक जो छोटा ताजर या परचून दुकानदार है उसके पास तो ये फैसिलिटीज नहीं है, उसको कैसे फैसिलिटेट किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो मसला है कोरोना वायरस के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर आप देखें कि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया को लीड कर रहा है। अपनी तरजीहात जो है उसकी इस वक्त भी बड़े शदीद किस्म के मसाइल से दो चार है। हमारी हुकूमत इन खदशात का बड़ा बखूबी से जायजा ले रही है और इसको स्मार्ट तरीके से हम इस पर अमल दरामद कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि छोटे ताजरों का आपने बार बार जिक्र किया है, हमारी जो हुकूमत है इस मामले में उनको ऑन बोर्ड किए हुए है। जो हमारे इंडस्ट्री के वजीर हैं मियां असलम इकबाल साहब, उनकी भी रिसेंटली पूरे पंजाब के ताजरों के नुमाइंदा ग्रोह से जिनका मुख्तलिफ पार्टीज के साथ भी ताल्लुक है उनके साथ मुशावरत हुई है और उस हवाले से टाइमिंग के लिए और SOP के लिए हमने कुछ बातचीत की है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस सारे माहौल में जब कोरोना फैल रहा है, ये बढ़ रहा है, ये इतना आसान नहीं है हुकूमत के लिए कि इसको तेजी से, जबकि पूरी दुनिया में WHO ने भी अभी बात की है कि लॉकडाउन को उठाना और इस तरह की कोई नरमी करना बहुत बड़े अच्छे को जो हो सकता है उसकी तरफ हमें ले जा सकती है। मैं आपको बताया पहले भी कि हमारी जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने भी हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट की है कि लॉकडाउन के हवाले से जो हुकूमत इकदाम उठा रही है उनमें मजीद सख्ती की जाए, क्योंकि आपको पता है कि ये जो हुकूमत तो चाहती है कि दुनिया में कारोबार चले, स्पेशली पाकिस्तान में। अच्छा, आप दूसरी जानिब आ जाते हैं नासिर साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये उस तरह से नहीं खोला जा सकता, खुदा न खास्ता ज्यादा स्प्रेड होने का खतरा है। अब फिर जो ऐसी आवाम को, ऐसे लोगों को, ऐसे छोटे जो मजदूर लेबर तबका है, वो लोग जिनकी के रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो घरों में बैठे हैं और उनके पास अब कुछ नहीं है, उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं एहसास प्रोग्राम के थ्रू, कफालत के हवाले से। अब ये जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अभी भी फंड रेजिंग भी उस हवाले से की, एहसास कैश प्रोग्राम आपके सामने है कि 2 अरब और 70 करोड़ के करीब हमने जो फंड इकट्ठा किया है, इससे पहले भी तकरीबन 2.25 अरब रुपया, तो हम उनको उस फंड को भी पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में। और पंजाब भी आपको पता है चूंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी यहाँ पर है, हम वो जो फंड हो रहे हैं इकट्ठे, हम वफाकी हुकूमत के साथ इस वक्त मुकम्मल राब्ते में हैं और हम चाहते हैं कि जहां तक मुमकिन हो सके, जैसे भी हो सके, अपने वसाइल को सामने रखते हुए अच्छा, ठीक हो गया। दूसरा एक आप ही से पूछना चाहूंगी, चूंकि जहन में सवालात आ रहे हैं तो मैं चाह रही हूँ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आपसे वो सवाल पूछे जाएं। दूसरा ये कि ये जो एक टाइगर, एक फोर्स रिलीफ, कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स बनाई गई थी जिसका कि काम होगा लोगों को घरों पे जाके राशन पहुंचाने का, क्या उन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है कि नहीं? और एक इसके साथ ही और जवाब दीजिएगा कि जो टेलीफोन लाइन पे जो 8171, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से यही डिजिट थे जिसपे के मैसेज जी बिल्कुल मैसेज जाता है, फिर उसके बाद उनको दिया जाता है जो भी रिलीफ है। क्या वो हर सूबा अपना अपना कर रहा है या नहीं, वो तमाम का तमाम सेंटर से? मैं आपको बताऊं तो इमरान खान साहब ने 1200 अरब रुपए का एक पैकेज का ऐलान किया था, उसमें तमाम सूबों को उनके लोगों की तनासुब से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, जो कि हम वफाकी हुकूमत की जो हदायत है, जो डाटा ये हम शेयर करते हैं नागरिक के साथ और एहसास कफालत प्रोग्राम में। पहले जो डाटा हमारे पास मौजूद था, पहले हमने 12,000 रुपया उन लोगों को दिया है। मैं आपके प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन की इस लाइव नशरियात के हवाले से बताना चाहता हूं कि अब जिन लोगों को पैसे मिल रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने 8171 पे अपना ID कार्ड विदाउट स्पेस रजिस्टर्ड किया था। हमने उसको साथ आगाही दी थी
کہ اگر آپ اس پہ کوالیفائی کرتے ہیں تو آپ کو 12,000 روپیہ ملے گا. اور آپ دیکھ رہی ہیں، آپ کی نشریات میں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ پنجاب کے طول و عرض کے اندر اس کے سینٹر بنائے گئے ہیں اور لوگوں کو جو اس وقت پیسے مل رہے ہیں وہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اب 8171 پہ میسج کیا تھا اس پینڈیمک کے بعد جب ہم نے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی. اب میری عرض سن لیجیے میری ایک عرض سن لیجیے سر. یہ ابھی جو آپ نے بات کی اس کے اندر آپ ہی کی بات میں سے ایک چیز میں نے جو ایک عام جو بالکل بیچارہ ان پڑھ مزدور ہے یا ایک گھر کی ان پڑھ عورت ہے وہ ان ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا. اب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جی میری بات سن لیجیے سر, میری عرض سن لیجیے پہلے سر, میری پہلے عرض سن لیجیے. وہ یہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ 8171 اس کے ساتھ آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالنا ہے وداؤٹ سپیس. اب اگر کسی نے سپیس کے ساتھ ڈال دیا ہے تو وہ آپ تک پہنچے گا نہیں پہنچے گا, کیا ہوگا اس کا؟ کیونکہ وہ تو امید لگائے بیٹھا ہے کہ میں نے تو میسج کر دیا. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں وائس چیئرمین بھی ہوں وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل کا, اور پورے پاکستان میں ہم لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں, اور اس حوالے سے جس بندے کی جو بھی کیوری آئی, ہماری جو ٹائیگر فورس ہے, آپ نے پہلے سوال کیا, اس کا بنیادی طور پہ کام ہے لوگوں کی مدد کرنا. اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے, یہ چونکہ اب اسکیم کے اندر آپ مزید میسج نہیں کر سکتے, ہم نے اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر بھی کیمپین کی, میں ذاتی طور پہ جو شارٹ ویڈیو میسیجز ہیں اس کو کیا. ہمارے اس کے حوالے سے جتنے بھی ٹائیگر فورس کے ہمارے لوگ جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں, انہوں نے محلوں میں لوگوں کے گھروں میں جا کر جو بندہ پڑھا لکھا نہیں تھا ان کے کوائف کو سبمٹ کیا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے, بالخصوص انہوں نے عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہراول دستے کا کام سر انجام دیا ہے, اور لوگوں کی مدد ایسے کی ہے جیسے کہ ریاست مدینہ کے آغاز میں مہاجرین کے ساتھ مواخات مدینہ ہوئی تھی. اور ناصر سلمان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے رمضان شروع ہونے کو ہے اور بہت سے فوڈ پوائنٹس اس طرح رمضان بازار پنجاب حکومت نے اس دفعہ نہیں لگانے کا فیصلہ کیا, تو جی بالکل, تو اب فوڈ پوائنٹس جو ہیں ظاہر ہے وہ تو کھلیں گے اس مرتبہ بھی, تو وہاں پر ایس او پیز جو ہیں ان پہ کیا کیا جائے گا؟ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فوڈ کے حوالے سے آلریڈی ہم نے ایس او پی جاری کر دی ہے, اور رمضان بازار جاری نہیں, عمل درآمد کیسے کروایا جائے گا ان پہ؟ سوال یہ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آلریڈی جو چیزیں روزمرہ کے لیے آپ کا گھر چلانے کے حوالے سے جو گروسری سٹورز ہیں, جو سبزی کی دکانیں ہیں, جو اس طرح سے دودھ کی دکانیں ہیں, اس کو ہم نے آلریڈی ایس او پی میں کر لیا ہے, اور لوگوں تک یہ آگاہی آلریڈی موجود ہے. کسی قسم کی کوئی سامان کی قلت موجود نہیں ہے, لیکن جو ڈیزرونگ لوگ تھے جن کو گورنمنٹ سبسیڈائز کرتی تھی, اس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے واضح انداز میں یہ بات لوگوں تک کر دی ہے کہ ہم اس مرتبہ انصاف امداد پروگرام کے تحت لوگوں کی مدد کریں گے. یہ بھی طریقہ کار 8070 ہم نے پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ اس کے ذریعے جو ڈیٹا ہمیں اکٹھا ہو رہا ہے, ہم لوگوں کی مدد کریں گے اس انداز میں کہ کسی بھی مستحق کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, اور اس کی اس برے حالات میں, اس پینڈیمک میں. سر, ٹرانسپورٹ کو کھولنے کے حوالے سے کوئی ایس او پی بنائی جا رہی ہے؟ ناصر سلمان صاحب, ٹرانسپورٹ کو کھولنے کے حوالے سے کچھ سوچا جا رہا ہے؟ ظاہر آگے جس طرح ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے حوالے سے اگر آپ اس وقت شہروں میں جائیں تو جو نرمی ہم نے لاک ڈاؤن میں کی ہے وہ کچھ اس انداز کی ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کے ضروری احکامات کو, اپنے زندگی کے ضروری کاروبار کو نبھانے کے لیے یہاں سے وہاں جاتے ہیں. سر, I'm talking about public transport. ناصر سلمان صاحب, I'm talking about public transport. کہ ظاہر ہے جو لیبر طبقہ ہے, پبلک ٹرانسپورٹ اسٹیل ہم اس کے اوپر پابندی عائد کیے ہوئے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا جو خدشات کورونا وائرس کے حوالے سے ہمارے پاس ڈیٹا موصول ہو رہا ہے, تو یہ بیماری پہلے کی نسبت ذرا تیز ہے, تو اس میں ہمیں تھوڑا سا وقت اور درکار ہے تاکہ ہم جو بھی فیصلہ لے کے آئیں وہ عوام کے مفاد میں ہو, وہ پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں ہو, اور وہ عمران خان صاحب کے اس ویژن کے مطابق ہو کہ ریاست
अपनी आवाम से ऐसे सलूक करे जैसे माँ अपने बच्चों के सर, साथ अगर आप मुझे इजाज़त दें एक चीज़ ऐड करने की, आप हमें इस पे कोई शक नहीं है कि हुकूमत जो इक़दामात कर रही है वो बेहतरीन है और इस पे काम भी किया जा रहा है, लेकिन जो बात आप फरमा रहे हैं मैं उस पर एक थोड़ी सी गुजारिश ये कर दूं कि अगर आप मोटरवे इनफैक्ट लाहौर के ट्रैवल करें तो वहाँ पर लोगों ने अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, जहाँ पर 5-5 लोगों को वो बैठा के इंटरसिटी ट्रैवल भी कर रहे हैं और दूसरे काम भी हो रहे हैं। तो अगर हम उनको नहीं रोक पा रहे हैं और बाकी ट्रांसपोर्ट आपने बंद कर दी है जो कि बड़े पैमाने पर जहाँ 20-20 लोग बैठते हैं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि हम तो 10 लोग बैठाने को तैयार हैं, तो सर यहाँ कहीं ना कहीं तो खला मौजूद है ना, या तो आप फिर उन पे भी अमल दरामद नहीं करवा रहे हैं। ये जो बात आपने की है मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मीडिया हमेशा हमारी सपोर्ट करता है, जहां पर हमारी कहीं पर कोई चीजों के अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो मैं जो आपने अभी तजवीज़ दी है उसको जरूर हम हुकूमत के किसी मीटिंग के अंदर फौरी तौर पे ज़ेर बहस लाएंगे कि इसके हवाले से फौरी तौर पे हुकूमत पंजाब को कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों को जो फैसिलिटी हम दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसमें हमारे लिए जो सोशल डिस्टेंस की पॉलिसी है वो हमें मलहूदे हाथ रखनी है। सर वो रखिए, वो जरूर रखिए। अगर जिंदगी ना रही तो इंसान की ख्वाहिशात जो हैं वो वहां की वहीं रह जाएंगी जहां पर किसी इंसान ने आज और इस लम्हे में की हैं। तो आपको ये समझ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। नासिर साहब बस एक आखिरी बात आपसे करेंगे और उसके बाद आपसे इजाजत लेंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जितना बड़ा पैकेज हमने दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने दिया है हमारी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को, उस कंपनीज को, मुख्तलिफ जितने भी उसके अंदर कंस्ट्रक्टर हैं कि जी आप ये बनाइए जल्दी से और लोगों को रोजगार मिले, तो जब तक कि ट्रांसपोर्टेशन नहीं खोली जाएगी SOPs को सामने रखते हुए वो इंडस्ट्री किस तरह से काम करेगी और उस इंडस्ट्री से लिंकेज जितनी भी 42 कमोबेश इंडस्ट्रीज हैं जब तक कि उनमें भी SOPs बना के उनको भी रिलैक्स नहीं किया जाएगा तो मामलात कैसे आगे चलेंगे। सिर्फ ये बात इस फोरम पे इसलिए आपसे की कि यकीनन आप लोग हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जब आप बैठेंगे तो आप यकीनन इस चीज को, इस नुक्ते को दीगर लोगों ने भी उठाया होगा। जहां हमने अपने मसाजिद को थोड़ा रिलैक्स किया SOPs के साथ कि आप कितने फासले पे रहें, वहां हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी इस हवाले से खोल सकते हैं कि अगर 50 लोगों की एक बस है तो उसके अंदर कमोबेश 15 लोगों को आपने बिठाना है, कितने फासले पे बिठाना है, टेस्ट कर लेना है, टेम्परेचर चेक कर लेना है, मास्क दे देने हैं, सैनिटाइजर दे देने हैं, ये काम करके हम वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। मैं सियासत को बीच में नहीं लाना चाहता। जी बिल्कुल, आप पहले भी कई मरतबा हम बात कर चुके हैं। जी बिल्कुल, हुकूमतों ने इंसानों की ट्रेनिंग के हवाले से कोई भी ऐसा प्रोग्राम शुरू नहीं किया। हमें रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। पाकिस्तान की आवाम की एक बड़ी तादाद ऐसी है, अब वो हुकूमती अहकामात को समझने के लिए जो टाइम दरकार है उनको, उसके लिए हमें कुछ मुश्किलात का सामना है। आपको ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखना होगा। हम किसी किस्म का ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते जिससे कोई बड़ी, ठीक है, ग्राउंड रियलिटीज को सामना रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर सलमान साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, आप हमारे साथ मौजूद थे आपके कीमती वक्त के लिए। जाहिर है इस वक्त ये सिचुएशन हम समीना देख रहे हैं, इसमें ये बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर काम को इसलिए कर रही है कि कहीं खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, ये सूरत हाल खुदा ना खास्ता किसी वर्स जानिब ना चल निकले। सो सारे SOPs को, वही हम बार बार बात कर रहे हैं कि तमाम SOPs को मद्देनजर रखते हुए ही सारे काम होने चाहिए। और इसके ऊपर भी बात होगी, एक ये बहुत बड़ा इशू है ट्रांसपोर्टेशन का। सो उस हवाले से भी जाहिर है हुकूमत की भी इसके ऊपर नज़र है और दीगर लोगों की भी। तो होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में तमाम चीज़ें जो हैं वो सेटल डाउन होंगी और बेहतर जी इंशाल्लाह, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ट्रांसमिशन का वक्त नाज़रीन फल वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। एक न्यूज़ ब्रेक है, 3 से 4 बजे आप न्यूज़ बुलेटिन देखेंगे और उसके बाद 4 बजे हमारी नई टीम न्यूज़ ट्रांसमिशन के साथ आपके साथ सामने हाजिर होगी। मुझे और समीना वकार को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।